नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो अगली श्रृंखला में हम बात करते हैं इस वीडियो में पॉलिटी की, जो कि 2015 से 2023 के मध्य पिछले वर्षों आए क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। तो 2023 की बात करें, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि कालानुक्रम व्यवस्थित करें, जो कि संविधान सभा की बैठकें हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं, जो कि 9 दिसंबर 1946 को होती है। फिर बात करते हैं प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी? तो हुई थी 29 अगस्त 1946 को। फिर अगली बात करते हैं, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? जो कि 26 नवंबर 1949 को। कुछ आर्टिकल 395, कुछ आर्टिकल और कुछ अनुसूचियों के साथ जो है कंप्लीट हो गई थी, स्टार्ट कर दिया गया था, अंगीकृत किया गया था। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान का लागू होना। तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है संविधान। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और उनको मिलाने के लिए बताया गया है। तो आर्टिकल 280 में किस चीज़ की बात की गई है? वित्त आयोग की बात की गई है। और आर्टिकल 315 जो कि लोक सेवाओं से संबंधित है, जैसे सिविल सर्विसेज यूपीएससी के अंतर्गत हो गई, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी। फिर अगली बात करें तो आर्टिकल 324, जिसमें निर्वाचन आयोग संबंधित है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 338। तो 338 जो है ये अनुसूचित जाति आयोग है। और अगर 338 ए की बात करें तो ये अनुसूचित जनजाति, जिसको कब बनाया गया था? तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसको अनुसूचित जाति अलग करके दोनों का अलग अलग आयोग बनाया गया था। फिर अगली बात करें आर्टिकल 338 बी की। तो इसमें 102वां संविधान संशोधन 2018 करके अनुसूचित ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग जो है, इसका एक अलग स्पेशल आयोग बना दिया गया था। तो इस प्रकार तीनों एसटी, एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों के आयोग हैं अपने। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो ऊपर का नीचे हो गया है और नीचे, इससे कोई मतलब नहीं है खास। तो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग, जो कि आर्टिकल 243 के में दिया गया है। बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके द्वारा निर्वाचक नामावली, चुनाव का परीक्षण, निदेशन और नियंत्रण आदि सारे कार्य किए जाते हैं 243 के अनुसार, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है। फिर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्यपाल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। फिर बात करते हैं नगर पालिका चुनाव के लिए, जो कि सेक्शन 243 जेड ए दिया गया है आर्टिकल के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं सुमित्रा महाजन की, जो कि 16वीं लोकसभा में दूसरी महिला के रूप में जो कि पदभार संभाला था। फिर बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, संसद के सचिवालय में जो पदों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों की पदों को सृजित करने के लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 98(1) में दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है बात। फिर संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है, होता ही है, जो कि किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 98(2) में दिया गया है, 98(2) में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कथन और कारण का क्वेश्चन है। इसमें कथन कहता है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। सही बात है। तो राज्यों को जो एक अवधि दी जाती है उसके भीतर ही राष्ट्रपति को जवाब दे देना होता है। हालांकि ये राज्यों के द्वारा दी गई सिफारिश होती है, इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता है, मान भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक लिमिट के अंदर उनको जवाब देना होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फिर कारण क्या है? राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। कथन और कारण सही तो दोनों हैं, परंतु इसका इससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि ये अलग अपना अर्थ दे रहा है और ये अपना अलग अर्थ दे रहा है, तो व्याख्या नहीं करता है, परंतु दोनों सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें भी कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और उनसे संबंधित मिलान करने को पूछा गया है। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? कार्योत्तर विधि वर्णित, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 20(1). फिर आर्टिकल 20(2) कहता है दोहरा दंड नहीं। दोहरा दंड से संबंधित मतलब ये होता है कि मान लो आपने कोई कांड किया, फिर उसकी जगह पे आपको सजा मिल गई, फिर ऐसा नहीं है कि इस सजा के बाद में फिर से तुमको एक बार सजा दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर सजा मिल चुकी है तो मिल चुकी है, दोबारा उससे कोई मतलब नहीं है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 20(3) का।
इसमें स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का निषेध। इसमें मतलब अपने विरुद्ध कोई भी वो मतलब कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है कि तुमने ये कांड किया है, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। मतलब अपने हिसाब से आपको सच बोलना होता है। कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं होती कि आपको सखरना ही पड़ेगा या मानना ही पड़ेगा कि आपने वो कार्य किया है, नहीं। फिर आर्टिकल 22 जो है यातना के विरुद्ध निषेध शामिल करता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि भारत के न्यायवादी से संबंधित है, महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। तो अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा पारिश्रमिक निर्धारित होता है, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हटाने की प्रक्रिया और आधार का संविधान में वर्णन शामिल नहीं है। और महान्यायवादी एक ऐसा पद है जिसके बारे में कैसे हटाया जाएगा, ये सारे पॉइंट जो है संविधान में कहीं भी लिखे नहीं गए हैं। फिर बात करते हैं, प्रथम विधि होता है और भारत सरकार की तरफ से लड़ता है और भारत सरकार की तरफ से अन्य कार्यों को भी इसके द्वारा कराया जा सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन भी अनुसूचियों से संबंधित है। तो पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, समस्त राज्य एवं यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें पद की गोपनीयता की शपथ दी गई है। मतलब इसमें शपथ का प्रावधान है कि जो लोकसभा के और राज्यसभा और जो भी सदस्य होंगे, संसद सदस्य होंगे, मंत्री होंगे और राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के बाकी लोग, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके मुख्य न्यायाधीश हो गए, इन सब लोगों की जो शपथ है उसकी बात की गई है। फिर 8वीं अनुसूची जो कि 22 भाषाओं से संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल सांसदों के जो दल बदल के मामले होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में यह क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है, यह शक्ति बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों या अन्य के लिए। फिर संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर सुप्रीम कोर्ट को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। इसका कहने का मतलब है कि संसद चाहे तो अधिकारिता को बढ़ा भी सकता है या किसी अन्य न्यायालय को भी ये रिट जारी करने का आदेश जो है वो दे सकता है। फिर बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो कहता है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में सत्य कथन क्या है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 और लोकसभा में 80 सीटें हैं, जो कि दोनों सही हैं। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मतलब केंद्रीय वित्त आयोग। तो केंद्रीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो दोनों कथन सही हैं। आर्टिकल 280 में इनका उपबंध किया गया है। इनके बारे में बात करें तो पहले जो फाइनेंस कमिश्नर थे, अध्यक्ष थे, वो केसी नियोगी थे। फिर दूसरे जो अध्यक्ष थे वित्तीय आयोग के अध्यक्ष जो थे वो के संतानम, और 15वें थे एन.के. सिंह, और वर्तमान 16वें की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। फिर बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो इसमें भाग दिए गए हैं और उससे संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। तो 14 भाग में क्या दिया गया है, जो कि अधिकरणों से संबंधित है, ट्रिब्यूनल्स। फिर बात करते हैं 8वें भाग की। तो इसमें संघ, राज्य और क्षेत्र तथा उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित एवं जनजातियों की जो है बात करी गई है। भाग करें 17 की तो इसमें राजभाषा के बारे में जानकारी दी गई है, इसका उल्लेख किया गया है। तो देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, नॉर्मली हो जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में सत्य कथन। तो विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, सही बात है, जो कि दिया भी गया है। फिर विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40 होंगे। कहने का मतलब है कि विधान परिषद में जो है, राज्य विधान परिषद में विधानसभा की जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 ही विधान परिषद में हो सकते हैं। और न्यूनतम विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की बात करें तो 40 होगी, इससे कम भी नहीं हो सकते हैं, जो कि आर्टिकल 171 में वर्णित किया गया राज्यों के लिए। अनुच्छेद 169 में जो है राज्य विधान परिषद जो है उसको उत्साधन एवं गठन की बात करी गई, जो कि संसद के द्वारा साधारण बहुमत से हो जाएगा। हालांकि इसका जो प्रस्ताव पारित करना होगा विधानसभा को, वो विशेष बहुमत मतलब 2/3 पारित करना होगा, लेकिन संसद जो है वो साधारण बहुमत से इसको उत्साहित और गठित कर सकती है। फिर 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल होता है।
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। कारण क्या है? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, तो ये भी सही है। और कि दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 79 में दिया भी गया है संसद निर्माण, जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। और आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर दी गई है कि वो जो है कानून पे सहमति दे सकता है या नहीं दे सकता है, रोक सकता है, विचार विमर्श के लिए बिल उठा सकता है, इस प्रकार की शक्तियाँ हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में बात की गई है। तो जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है। आर्टिकल 108 के तहत अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर करेगा, और अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, और वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष कर सकते हैं, जिसको उपसभापति कहते हैं। सभापति नहीं कर सकते क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, नोट्स में दिया गया है धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में दिया गया है, और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होगा, पर संयुक्त बैठक पर नहीं होगा। मतलब संयुक्त बैठक एक तो साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है, दूसरी वित्त विधेयक। अगर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है तो इनके लिए जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों को एक भाग है? तो पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण जो है ये आर्टिकल 48 का जो डीपीएसपी और 51 का जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। मतलब मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति तत्व, इन दोनों में शामिल किया गया है पर्यावरण का संरक्षण करना। तो यहाँ से समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा आयोग के उपयोग की जो अनुमति या प्राधिकार किया गया था? तो 15 वर्ष के लिए, लेकिन अभी तक वो लागू है, उसको हटाया नहीं गया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में गठित की गई थी, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो इसकी पहली सिफारिश थी पंचायती राज द्विस्तरीय होना चाहिए, जिसमें कौन कौन? एक तो ग्राम स्तर होना चाहिए, दूसरा जिला स्तर। अभी जो मध्यम स्तर है उसको इसके अंतर्गत नहीं बताया गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, इन सभी का त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही आता है, और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है, राज्य से कोई संबंधित नहीं है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो कि ग्राम सभा से संबंधित बात करता है। तो क्या कहता है? इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार होंगे जिससे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? इसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी निर्वाचन नामावली में पंजीकृत मतदाता शामिल होंगे। सही बात है, जो भी 18 साल के ऊपर हैं सभी इसमें शामिल होंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य होंगे। बिल्कुल सही बात होंगे, मान्य होंगे। अर्थात घोषणा होने के दिन सभी कार्य मान्य होंगे, अगले दिन नहीं। कहने का मतलब है कि जिस दिन घोषणा हुई है उस दिन अगर उन्होंने कोई भी कार्य सुबह से शाम तक किया तो वो सारे माने जाएंगे, फिर अगले दिन से जो कार्य किए जाएंगे उनको जो है अमान्य कर दिया जाएगा। जो कि दोनों, यह प्रावधान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए है। तो सेम प्रावधान है दोनों के लिए, मतलब राष्ट्रपति अपने पद पे और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए सेम कर्तव्य है। फिर तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में पॉलिटी से सिर्फ। तो पॉलिटी को छोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 22 में से 19 से 20 क्वेश्चन तो नॉर्मली सही किए जा सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो एवरेज यहाँ से ले सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आते ही हैं प्रतिवर्ष। तो ये एक अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है भी। फिर बात करते हैं 2022 के क्वेश्चंस की, जिसमें कुछ जो है राजनीतिक दल दिए गए थे और उनके जो स्थापना वर्ष हैं उनके बारे में कालानुक्रम की बात की गई थी। तो इस प्रकार हैं, इसमें मैंने सारे लिख दिए गए हैं, तो देख लेते हैं एक बार। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, जो कि सभी लोग जानते हैं। फिर अगला है शिरोमणि अकाली दल, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। फिर बात करें सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1925 में हुई। फिर बात करते हैं डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस पार्टी की स्थापना 1949 में हुई थी। अगली बात करें सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म, तो ये इसकी स्थापना जो है 1964 में होती है।
फिर बात करते हैं AIADMK, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये भी है, तो इसकी स्थापना 1972 में होती है। फिर BJP की बात करें जो कि वर्तमान में सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित हुई। TDP की बात करें तेलुगु देशम पार्टी 1982, फिर BSP बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, राष्ट्रीय लोकदल 1996 और बीजू जनता दल की बात करें तो 1997, फिर तृणमूल कांग्रेस 1998 और अभी हाल ही में 2 पार्टियां गठित की गई हैं। नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है इनको। एक तो आम आदमी पार्टी होगी जो कि जिसको 2012 और फिर एक हो जाएगी NPP नेशनल पीपल पार्टी जिसको 2013 में जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं फिर से। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर 2 से 3 साल में एक बार आ ही जाता है, तो आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, CAG की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करता है जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, जिसमें टोटल सदस्य होते हैं 22 और जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कथन क्या है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करता है। फिर कारण क्या है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संविधान दर्जा प्रदान किया, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं और दोनों कथन सही भी हैं तो उसका कथन। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें अनुसूची दी गई है, और तो ये देख सकते हैं कि 2023 में भी अनुसूची से क्वेश्चन आया और अभी फिर आ गया 2022 में। तो तीसरी अनुसूची में क्या अनुधान किस चीज़ की बात की गई है, तो थर्ड अनुसूची में जो है शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई थी, जो कि अभी इसके पहले पहुंची गई थी। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा में राज्यों को आवंटित की गई सीटों की जानकारी दी गई है। 7वीं अनुसूची जो कि शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें केंद्र के विषय, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों को विभाजित किया गया है। फिर 8वीं अनुसूची की बात करें जिसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है, जो कि 22 हैं। हालांकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर 8 जोड़ दी गई थी, तो टोटल 22 हो गई हैं। अब आगे बात करते हैं पंचायती राज मंत्रालय जो कि है स्थानीय स्वशासन, उससे संबंधित कुछ समितियां हैं और जिनके कालानुक्रम की बात की गई थी। तो बलवंत राय मेहता जो है 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति की जो स्थापना 1986 और PK थुंगन समिति की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। अगली बात करें, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, इसको पेसा एक्ट 1996 कहते हैं। तो इसकी बात करें तो इसका क्या उद्देश्य था, तो पेसा भारत के अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची से संबंधित के राज्यों पर लागू करने के लिए बनाया गया था, उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए। फिर बात करते हैं अगला, तो इसमें ये जो है चुनाव की जो लोकसभा और उससे संबंधित ईयर की बात की गई थी। तो 7वीं लोकसभा जो है 1980, 9वीं 1989, 11वीं लोकसभा 1996, 13वीं का संबंध 1999, 17वीं जो है 2019 और 18वीं वर्तमान में जो चल रही है इसमें 2024 से इसका जो चुनावी वर्ष है, तो ये भी एक बार देख सकते हैं। अगली बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 69वां संविधान संशोधन 1991, जिसके माध्यम से दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया। विधानसभा और दिल्ली को विधानसभा के साथ विधान परिषद भी प्रदान की गई। फिर बात करते हैं 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार शामिल किया गया, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले 17वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिल्ली विधानसभा को भी मान लिया गया है। निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेने के लिए बनाया गया था कानून। फिर बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में आई थी, तो केशवानंद भारती 1973, ये तो सबको भी यूनिवर्सल रूप से सबको पता ही होगा। हालांकि कभी कभी ऑप्शन में 1973 ना देखें, मिनरवा मिल्स मामला 1980 दे दिया जाता है, तो इसको भी टिक कर सकते हैं। इसमें से अगर दोनों दिए हैं तो नो डाउट केशवानंद भारती 1973 होगा, और अगर नहीं दिया है तो ये मिनरवा मिल्स मामला 1980 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये तो अभी इसके पहले भी पढ़ चुके थे, ये तो है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो पहला मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये भी है। पर राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना ये नागरिकों का दायित्व नहीं है, ये राज्य का दायित्व है।
जो कि डीपीएसपी में दिया गया है आर्टिकल 49 में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसने राष्ट्रपति पद धारण करने से पहले उपराष्ट्रपति पद की भी गरिमा को बढ़ाया सम्मानित नहीं किया। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से जो है उपराष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला। तो वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और जाकिर हुसैन इन्होंने तो किया है, पर नीलम संजीव रेड्डी जो हैं इन्होंने नहीं ऐसा किया है। ये लोकसभा के स्पीकर भी थे, पहले लोकसभा के स्पीकर भी थे, इसके बाद जो है राष्ट्रपति पद पर आए थे। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। इसको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स सभी में शामिल कर दिया गया था। तो इसको आर्टिकल 21A के तहत शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के अनुसार। इसमें राज्यपाल और दोनों राज्य जो हैं वो अपने हिसाब से जो है सिफारिश करेंगे, तब संसद द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से कराया जाएगा। तो लिखा भी संबंधित राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा अधिनियम पारित करके बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें ट्रेड यूनियन और उनसे दलीय संबद्धता की बात करते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ जो है ये बीजेपी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। अगले की यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म जो है मार्क्सवादी उससे संबंधित है। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नॉर्मल से संबंधित है। फिर बात करते हैं भागों की तो अगले क्वेश्चन में जो है कुछ भाग दिए हैं और उससे संबंधित प्रावधानों की बात करता है। तो भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक के मध्य बताई गई है। फिर भाग 4 जो है, भाग 4 में डीपीएसपी होगा, जो कि भाग 3 में तो मौलिक अधिकार हो जाएंगे। फिर भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 51 का। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या, इसमें जो है राज्यों की सीटें पूछी गई, राज्य और उनसे संबंधित सीटें कितनी हैं। तो गोवा में 40 सीटें हैं और उत्तराखंड में जो है राज्यसभा की सीटें हैं 70, मणिपुर में 60 और उत्तर प्रदेश में जो है 403 राज्य जो है वो विधानसभा सीटें हैं। तो सबसे कम तो गोवा में हो गई, इससे कम भी हम लोग सिक्किम में शायद 30 है, डाउट है थोड़ा सा। फिर बात करते हैं अगली, जो कि 2021 प्रीमियम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ भी दे सकते हैं 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में। अब बात करते हैं 21 की। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में जो कथन, कौन सा कथन सत्य है पहचानिए। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के माध्यम से संबोधित करता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, ये भी सही है। तो आर्टिकल जो है 87 के अनुसार दोनों क्वेश्चन सही हैं, राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं दोनों सही हैं। फिर अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आप देख रहे हैं, तीनों साल लगातार मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भावना को बढ़ावा देना, विकास करना, ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये भी अभी रिपीट हुआ है। संविधान का पालन एवं आदर्शों का सम्मान, ये तीनों क्वेश्चन अभी जो है रिपीट हुए हैं। और फिर आम चुनाव में मतदान करना एक विधिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत कथन क्या कहता है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, जाहिर सी बात है। फिर लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। क्या कहता है कारण, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा से भी मंत्री हो सकते हैं और लोकसभा से भी। कई बार ऐसा मौका हुआ है कि जो है राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री भी बन चुका है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इसमें मौलिक कर्तव्य, जिसमें क्या बात करते हैं कि जो भारत में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं वो कौन से देश से जो है संबंधित हैं या लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है यूएसए से लिया गया है। और डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान, और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से ली गई हैं। फिर बात करें समवर्ती सूची एवं संयुक्त बैठक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का प्रावधान है। चूँकि ये क्वेश्चन में दिया गया था तो ये गलत ऑप्शन दिया गया था, तो इसको काटा जाएगा। फिर अगला 5वें क्वेश्चन की बात करें, शून्यकाल। तो शून्यकाल जो संसद का एक टर्मिनोलॉजी है, क्या है, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात
का 1 घंटा जो 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। इस दौरान सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दों पर चर्चा होती है, इसको शून्यकाल कहते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आर्टिकल 266 में आकस्मिक निधि का जो है प्रावधान किया गया है। आकस्मिक निधि बात करते हैं, यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा जो है निधि उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आर्टिकल 266 न होकर आकस्मिकता निधि जो है वो आर्टिकल 267 में होगी, क्योंकि इसमें जो है राज्य की संचित निधि होगी और 266 में जो है वो पब्लिक अकाउंट के जो बिल होते हैं उससे संबंधित होगा। तो ये आर्टिकल 267 हो जाएगा। फिर अगली क्वेश्चन बात करें तो प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, मतलब प्रस्तावना में संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। सही क्रम क्या है? ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये वर्तमान का सही क्रम है। हालांकि मूल संविधान की बात करें तो उसमें ना तो समाजवादी होगा और ना ही पंथनिरपेक्ष, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। आर्टिकल 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, ये तो ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें भी पंचायती राज से संबंधित समितियां और उससे संबंधित जो ईयर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो क्या बलवंत राय मेहता समिति जो है ये 1957 में लाई गई थी। इसमें सिफारिश की थी त्रिस्तरीय और 3 स्तरों में पंचायतीय व्यवस्था का जो सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति 1977, इसने द्विस्तरीय पंचायत को बढ़ावा दिया। जी के वी राव की बात करें तो 1985 और LM सिंघवी की बात करें तो 1986 के माध्यम से इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की जो है बात की थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आर्टिकल से संबंधित है। तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका पृथक्करण किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 50 में दिया गया है। फिर सहकारी सोसाइटी के संवर्धन बात करें तो अनुच्छेद 43B में दिया गया है। फिर बात करते हैं ग्राम पंचायतों, जो कि ये तो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की बात करें तो आर्टिकल 46 के तहत DPSP में शामिल किया गया है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं और उसके प्रावधानों की बात करता है। तो 101वां संविधान संशोधन 2016, इसमें GST से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर, जो कि फिर अगले की बात करें 102वां संविधान संशोधन 2018, जो कि OBC आयोग से संबंधित है। इसमें OBC आयोग को बनाया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन जो है इसको आरक्षण प्रावधान किया गया। 104वें संशोधन 2019 की बात करें तो एंग्लो सीट का जो है समाप्ति की गई थी। जो राष्ट्रपति एक आंग्ल इंडियन को जो राष्ट्रपति राज्यपाल ये लोग मनोनीत करते थे, तो वो प्रावधान अब खत्म हो चुका है। फिर 106वां संविधान संशोधन 2023 की बात करें तो महिला आरक्षण बिल 33% जो कि पारित किया गया है, जिसको नारी वंदना शक्ति के माध्यम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है यूपी विधानमंडल द्वारा, विधानसभा के द्वारा। फिर बात करते हैं संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा कौन कर सकता है? CAG के प्रतिवेदन की करता है। मतलब संसद की जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, किस चीज़ की जो प्रतिवेदन करते हैं, समीक्षा करता है? तो CAG के जो प्रतिवेदन होती हैं उनके द्वारा जो रिपोर्टें सौंपी जाती हैं उनकी समीक्षा या उनका प्रतिवेदन वो समीक्षा करता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें राज्य और उनके स्थापना वर्ष की बात की गई है। तो गोवा का 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966 में इनके स्थापित किया गया था, इनकी स्थापना हुई थी अलग राज्य के रूप में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था कौन सा संविधान संशोधन में? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस समिति की सिफारिश पर पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी? तो सरकारिया आयोग हो जाएगा, सरकारिया समिति, जो कि 1983 में रिपोर्ट पेश की थी और राष्ट्रपति ने पहली बार इनकी स्थापना 1990 में की थी। कब की थी? 1990 में आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद। फिर बात करते हैं सिविल सेवा में सुधार हेतु PC होता, कौन PC होता समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो 3 फरवरी 2014 को। इसके UPSC के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी। अगली क्वेश्चन की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। देखो ये राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष है या सदस्य है, इस चीज़ से मतलब नहीं, मतलब इस चीज़ से कि उसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति।
वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। राज्यसभा से इसका राज्यपाल से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका प्रावधान आर्टिकल 317 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रथम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थे वो चीफ जस्टिस कौन थे? सुकुमार सेन निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं भारत की पहली महिला ईसीआई कौन थी? तो रमा देवी। ये सब फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है, ये तो खैर याद होने ही चाहिए। फिर बात करते हैं 2020 का जो अगला क्वेश्चन कौन सा है? किसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, किसने कहा था यह कथन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था यह कथन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा हो जाएगा? धन विधेयक। चूंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही जाया सकता है और भी राष्ट्रपति की मंजूरी के पूर्वानुमति के बाद। साधारण विधेयक, राज्य पुनर्गठन आयोग और सांविधिक ये सारे पेश किए जा सकते हैं कभी भी किसी भी सदन में। फिर बात करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वादों से संबंधित क्वेश्चन है अगला। तो गोलकनाथ मत कब आता है? 1967 में आता है। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 और केशवानंद भारती मामला कब होता है? 1973 में। और 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं ये 1976 में जो है किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें राज्यसभा में सीटों की बात करता है। कौन से राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो राजस्थान को 10 सीटें प्राप्त हुई हैं, गुजरात की 11, कर्नाटक की 12 सीटें और पंजाब की जो है 7 सीटें प्राप्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31 और लोकसभा में 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा दोनों जगह पे। फिर अब बात करते हैं प्री 2020 की। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप 22 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब जनरली एवरेज जो है 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं प्रत्येक वर्ष। फिर बात करते हैं 2020 की। तो बात करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 371 के अंतर्गत किसे विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो कौन सा स्टेट है जिसको प्रदान की गई है? तो हैदराबाद और कर्नाटक हो जाता है। हैदराबाद और कर्नाटक को आर्टिकल 371 के तहत विशेष राज्य की जो है दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित कर सकता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था वर्णित है? तो भाग 9 में आर्टिकल कितने 243 से 243 अड़ा तक, मतलब 243 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये पंचायती भाग जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में तृतीय दल जो है एक कब जोड़ा गया? तृतीय तल मतलब पंचायत, यही पंचायती भाग। तो ये 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से तीसरा खंड या स्तंभ जो है जोड़ा गया। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिकल 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। चूंकि ये जो कार्य है ये आर्टिकल 2 में किया जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। हाँ, हालांकि जो नए राज्य वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें किसी प्रकार का गठन, बदलाव, परिवर्तन और सीमाओं में चेंजिंग जो है ये आर्टिकल 3 के तहत हो सकती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो इससे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इनको हटाने के लिए, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, सीएजी जिसको बोलते हैं। इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो इनको हटाने के लिए आधार दिया गया है साबित कदाचार और असमर्थता। इसके आधार पर ही संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। और अगर सीएजी की बात करें तो इसको हटाने के यूपीएससी के समान अध्यक्ष के हेतु ही, मतलब उसके समान ही इनको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो कार्य इनके लिए बनाया गया है सेम इनके लिए है, मतलब जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी प्रकार इनको हटाया जाएगा, सीएजी को। फिर अगले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पंचायतों के लिए सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई करता है। किसके माध्यम से? आर्टिकल 243 के माध्यम से। कौन? राज्य का निर्वाचन आयोग। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे केंद्र के ईसीआई की बात नहीं करता है, यहाँ पे स्टेट का जो निर्वाचन आयोग होगा उसकी बात की गई है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आर्टिकल से संबंधित है। तो अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के तहत है, जो कि भाग 11 में बताया गया है। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 और भाग की बात करें तो भाग 12 से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रशासनिक न्यायालय न्यायाधिकरण जो है जिसको ट्रिब्यूनल कहते हैं, तो आर्टिकल 323 ए। हालांकि इनका प्रावधान 323 ए और बी 2 में है, लेकिन उनका प्रावधान जो है वो बाद में बात कर लेंगे डिटेल्ड में।
अभी 323 के तहत भाग 14 का में जोड़ा गया है। फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 315 के तहत भाग 14 में जोड़ा गया है, यह शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, इस कौन सा कथन है? तो 1964 में गठित संथानम समिति के आधार पर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो है गठन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। 2004 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये एक संवैधानिक दर्जा नहीं है, सांविधिक है। तो एक संवैधानिक दर्जा नहीं, दर्जा प्राप्त संगठन जो है वो नहीं है, इसको एक अधिनियम के तहत बनाया गया है, जो कि सीवीसी एक्ट 2004 के माध्यम से। और इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल भी 4 वर्ष ही है। और इसका गठन जो है, इसमें जो नियुक्ति होती है, तो राष्ट्रपति की जो सिफारिश सर्च नियुक्ति समिति होती है, उसके माध्यम से की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित आयोग है, इसका गठन कब हुआ था? जनवरी 1992 में। तो राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 की बात करते हैं। अध्यक्षों का कालक्रम जो है, पहले आयोग 1992, इसके अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक। दूसरे की मोहिनी गिरी। छठे की बात करें तो ममता शर्मा। 7वें आयोग की जो अध्यक्षा थी ललिता कुमार मंगलम, और 8वें की जो 2018 वर्तमान में रेखा शर्मा है। फिर बात करते हैं भाग और उससे संबंधित जो प्रावधान है, तो भाग 4 का जो है, इसमें मूल कर्तव्यों का जो है आर्टिकल 51 का के तहत प्रावधान किया गया है। अगले बात करते हैं तो भाग 6 में जो है राज्यों से संबंधित प्रावधान है। अगर भाग 5 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी का जो है उल्लेख किया गया है, इसमें आर्टिकल 76 हो जाएगा। अगर भाग 14 की करें तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो आती हैं, सिविल सर्विसेज, उनकी बात की गई है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो एस्टीमेट कमेटी हो जाएगी, जिसको प्राक्कलन समिति कहते हैं। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 30, जो कि सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, इसको कभी कभी कह देते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि कथन कारण में है, तो कथन क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के महत्व है, सही बात है, तीनों का प्रावधान किया गया है, तो दोनों सही है और एक दूसरे की जो है व्याख्या भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 हो सकती है, 12 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, नहीं मतलब 12 से कम नहीं हो सकते, 12 से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये प्रावधान कब जोड़ा गया? तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। इसमें आर्टिकल 75 तथा आर्टिकल 164 के तहत क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी, और जो है राज्यों में 12 से कम नहीं होगी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया? तो केशवानंद भारती मामला 1973 के माध्यम से। अगले क्वेश्चन में कुछ आर्टिकल दिए हैं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मेल मिलाना है। तो इसमें बात करते हैं आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जिसको फ्री लीगल एड कहते हैं, उसके लिए उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आर्टिकल 44 जो कि यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड से संबंधित है, जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। वर्तमान में भारत में केवल एक राज्य है, एकमात्र राज्य है गोवा, जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि इसको पुर्तगालियों ने लागू किया था और तभी से लागू है। अगला आर्टिकल है 48। तो 48 आर्टिकल में क्या दिया गया है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 50 की बात करें तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है इसके पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। भारत का महान्यायवादी, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो, बिल्कुल सही बात है, उसे ही नियुक्त किया जा सकता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लायक हो। फिर महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी राष्ट्रपति की जगह पे संसद दे देगा, तो महान्यायवादी के वेतन भत्ते और जो सारी चीज़ें होती हैं ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगला प्रावधान है राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता, ये भी सही बात है। और आर्टिकल 50 क्या है? आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन करता है, तो इसका कोई मतलब है नहीं खास यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हालांकि ये जो है उल्टा हो गया, ऊपर का थोड़ा नीचे आ गया है यहाँ पे।
फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक किसने कहा है, मतलब कहा जाता है? हाँ, कहा जाता है, चूंकि ये संघात्मक भी और अर्ध संघात्मक भी है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर। किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो कि आर्टिकल 108 में वर्णित है? तो सामान्य विधेयक एवं वित्तीय विधेयक। तो सामान्य विधेयक और वित्तीय विधेयक, ये दो ऐसे विधेयक हैं जिस पर आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि अगर संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक है तो इनके लिए किसी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो है आर्टिकल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। आर्टिकल 67 खा की बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान है। अगले आर्टिकल 94 की बात करें तो लोकसभा स्पीकर को कैसे हटाने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 90 की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान किया गया है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा द्वारा जो है उससे संबंधित प्रावधान है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता प्राप्त हुई, तो 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रमंडल द्वारा भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता ग्रहण करने का तिथि मई 1949। अगली बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान को जो अपनाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को जो है एक तो नंबर एक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत और प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, इन लोगों को जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन की अगले साल की बात करते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं जो है कितने क्वेश्चन, टोटल 21 क्वेश्चन आए हैं 2020 में। अब अगर 19 की बात करते हैं, 19 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा सीएजी का कार्य केवल जो है सरकारी लेखा तथा सीमित लेखा तक सीमित रह गया था। तो 1976 में। सीएजी के कार्य कौन कौन से हैं, तो भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, विधानसभा वाली यूटी के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करना। तो ये कार्य किसका है, सीएजी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे ये नियोजित विकास से दूरी बनाए रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे ये नियोजित विकास हो, चुकी उनका कहना था कि इससे कल्याण जो है मानव कल्याण है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि गांधी को औद्योगिकरण के विरोधी माना गया है। क्योंकि उनका मानना था कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लोग पर्यावरण को नष्ट कर देंगे, संसाधनों का आवश्यकता से ज़्यादा दोहन करेंगे, जो कि पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देगा, जो कि वर्तमान में सही साबित हो भी रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को ले लें या कुछ भी। फिर अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को ही मान्यता देता है। हालांकि कथन तो दोनों सही हैं, पर जो व्याख्या की बात करें तो ये दोनों, इसका अलग बात है, ये अलग बात है, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो कथन दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करते। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि संविधान में मोस्टली किसी भी चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया है। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस चीज़ को संविधान में परिभाषित किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है, तो मोस्टली चीज़ों को जो है परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। फिर अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, सही बात है, आर्टिकल 1 में बताया गया है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि आर्टिकल 1 में दिया गया भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है और इसे संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो विनाशी राज्य मतलब राज्यों का आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, विनाशित किया जा सकता है, सीमाएं चेंज की जा सकती हैं, लेकिन अविनाशी संघ, लेकिन संघ में संघ अविनाशी मतलब इन राज्यों को संघ से अलग होकर अपना स्वतंत्रता या संप्रभुता शामिल जो है शामिल करने की आवश्यकता है या ऐसा नहीं करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, जो कि भारत के विपरीत है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ आर्टिकल दिए गए, कुछ प्रावधान दिए गए हैं और उनको अनुसूचियों से संबंधित करना है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये राज्य सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। और दल बदल 10वीं अनुसूची और जनगणना जो है संघ सूची से संबंधित विषय है। जनगणना केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। संघ सूची में जो है 100 विषय हैं और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। हालांकि दल बदल जो अधिनियम लाया गया था ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से लाया गया था। सांसदों की निरर्हता और
अयोग्यता से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है इसमें कितने विषय संबंधित है? 11वीं सूची जो है नगर पंचायतों से संबंधित है। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि पीएमओ कार्यालय से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जो कि प्रधानमंत्री सचिवालय वर्ष 1974 में गठित, जिसे 1977 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पीएमओ नाम से अस्तित्व में लाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। इसका राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख जो होता है सचिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राजनीतिक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा और प्रशासनिक सचिव, प्रशासनिक जो है प्रमुख प्रधान कैबिनेट प्रधान सचिव हो जाएगा, जो कि आईएएस अधिकारी का तब प्रमोशन होके प्रधान सचिव के पद तक पहुंचता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रावधान किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एएमटीएम के प्रावधान किस राज्य में लागू किए गए हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि मैंने बता दिया है, ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अगली बात करें तो ये इस साल पूछा गया था, जो है अंग्रेजी में ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाने वाली रिटें हैं, इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये पूछा गया था। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थात होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। और परमादेश की बात करें तो वी कमांड, मैं निर्देश देता हूँ, आदेश देता हूँ। प्रतिषेध मतलब किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना होता है, तो रोकना, मना करना, जिसको टू फॉरबिड कहते हैं। अगला अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से या वाई अथॉरिटी लिखा था कि किस प्राधिकार के कारण आप ये कर रहे हो, तो बाई वाट अथॉरिटी ऑफ वारंट। फिर उत्प्रेषण की बात करते हैं तो टू बी सर्टिफाइड को प्रमाणित करो कि इस पद के लिए आप लायक हो या आप इस पद पे कैसे आए हो, ये चीज़ें। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 10 नंबर है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका जो है प्रावधान आर्टिकल 110 में किया गया है। और धन विधेयक किस किस विषय से संबंधित होता है? जैसे कर लगाना हो गया, कर समाप्त करना, परिवर्तित करना, विनियमन करना, उधार लेना, संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि से धन निकालना, संचित निधि पर धन भारित व्यय आदि चीज़ें जो है ये इसमें आती हैं। अगला बात करें, धन विधेयक का निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो कि आर्टिकल 110 के 3 में उल्लेखित है। अब बात करें, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही जो है धन विधेयक लाया जा सकता है, ये भी आर्टिकल 117 के अनुसार कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसको सीआरएस कहते हैं, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन जो है सिस्टम, इसके अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को जो है भारत के रजिस्ट्रेशन कानून कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। 21 दिन के अंदर यदि किसी गांव या कहीं पे भी किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो इसको 21 दिनों के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रूप से अनिवार्य है, करवाना ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा जो है इसके प्रावधान कहाँ पाए जाते हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। आर्टिकल 48A ये हो जाता है डीपीएसपी, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संशोधित करके जोड़ा जाता है। पहले मूल संविधान में प्रावधान नहीं होता है। पंचायतों की बात करें, पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आर्टिकल 243 खा के तहत पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, एक तो ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर। मध्यवर्ती, ये यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना कि मध्यवर्ती उन्हीं स्टेट्स में बनाई जाएगी संस्था जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी। अगर किसी राज्य में मान लो सिक्किम या गोवा है तो वहाँ पे 20 लाख से जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे केवल 2 बॉडी बनाई जाएंगी, एक तो जिला स्तर पर, एक तो ग्राम स्तर पर। मध्यवर्ती इसको काट दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 243 में आरक्षण के प्रावधान वर्णित हैं, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि राज्य वृद्धि कर सकता है। हालांकि राज्य वृद्धि कर सकता है कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान राज्य हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें इसको 50% भी कर दिया गया है आरक्षण को। तो SC/ST को जो है उनकी 103 उनकी जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाएगा, 1/3% को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन किससे संबंधित है? RTI से, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार, इस्टेब्लिश बाई MKSS 1987 में। फिर बात करते हैं, किसने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य की संज्ञा दी है? तो वो KC व्हीलर हो जाएंगे। कौन? KC व्हीलर। ये तो फैक्टोलॉजी है, इसमें क्या ही समझाना। अगला बात करते हैं जो कि कालानुक्रम से संबंधित है, क्रोनोलॉजी जो है वो सेट करनी है। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था?
सबसे पहले 26 अक्टूबर 1947 को। फिर भारत का संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। फिर जेके की जम्मू कश्मीर, जेके मतलब जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदन कब दिया? 11 नवंबर 1957 को। फिर जम्मू कश्मीर राज्य को नया संविधान कब लागू होता है? 26 नवंबर 1957 से। फिर अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, इसमें कथन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल सही बात है। कि अगर अन्य क्या कारण क्या है? केंद्रीय विधियों की सांविधिक वैधता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता। बिल्कुल सही बात है। कथन दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। फिर बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 131A जोड़ा गया, जबकि संशोधन 43वें संशोधन 1977 द्वारा इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया था। क्या था? ए और यहाँ पे नोट में लिखा है ए सही है एवं आर गलत है, फिर भी आयोग ने दोनों सही माने। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? केंद्रीय विधियों की सांविधिक वैधता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता है। हालांकि अनन्य अधिकारिता तो नहीं है, केंद्रीय विधियों की जो ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों से कंट्राडिक्ट करती हैं, तो उन पे हाई कोर्ट जो है वो भी मतलब अधिकारिता प्राप्त कर सकता है, जो कि आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर कानून बना सकता है। तो ये अनन्य अधिकार तो नहीं होगा खैर, लेकिन फिर भी राज्य जो आयोग ने दोनों को सही माना है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आयोग ने मान लिया तो फिर क्या ही कहना है, सही है दोनों। हालांकि ये अनन्य तो नहीं होगा, चूंकि हाई कोर्ट भी प्राप्त कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया था? जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, चूंकि 24 अप्रैल को ही ये कानून पारित किया गया था। लोक सेवा आयोग दिवस की बात करें तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें आर्टिकल दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 43A कहता है उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी जो है वो करी जाए, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर 39A की बात करें तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता फ्री लीगल एड की बात की गई है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल करने की, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ भी देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आए गए हैं। तो जनरली एवरेज 20 क्वेश्चन का है कि 20 क्वेश्चन 20 से 21 क्वेश्चन पॉलिटी में प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं। अब बात करते हैं 2018 की। क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की थी? तो जहाँ भी संसदीय सरकार की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रिटेन का नाम ही आता है, यूके, क्योंकि संसदीय सरकार की जो जननी भी ब्रिटेन ही है। तो 1832 में जो है संसदीय प्रणाली कहाँ? ब्रिटेन में स्टार्ट होती है, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि क्या थी? तो पहली तिथि की बात करते हैं, अंतिम तिथि हालांकि जो थी 24 जनवरी 1950 को थी। पहली तिथि 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 थी, और 11वीं जो है 11वीं बैठक या अंतिम बैठक जो थी 24 जनवरी 1950 को होती है। फिर बात करते हैं नोट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आधारभूत किया जाता है। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान के आर्टिकल 395 और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि इनको लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था? 24 जनवरी 1950 से। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय और स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया, क्रम से बताइए। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है, और 2 प्रकार की समानता है। समानता को 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और अगर बंधुता की बात करें तो बंधुता, भ्रातृत्व जो है 1 प्रकार का है। अब अगर बात करें स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को दी गई है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, जो कि रामलाल पुंतलू की जो है उनके इतने अति जोतने के बाद जो है ये किया गया था, हालांकि इनके इतने प्रयासों के बाद। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? योजना आयोग, जिसका वर्तमान में नीति आयोग ने नाम स्थान ले लिया है। इसकी स्टैब्लिश कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन संविधान के अतिरिक्त संस्थाएं, संविधानात्मक मतलब होता है कि गैर संवैधानिक संस्थाएं या जो संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। तो नीति आयोग जो कि एक गैर संवैधानिक संस्था है। फिर अभी अन्य की बात करें तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, निर्वाचन आयोग 324 और यूपीएससी 315, ये एक संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका जो है प्रावधान या उल्लेख आर्टिकल के साथ संविधान में होता है, मूल संविधान में। फिर बात करते हैं कुछ भाग दिए हैं उनसे संबंधित प्रावधान। तो भाग 1 में भारतीय संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक संबंधित है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 और 11, 5 से 11। भाग 5, 6, 7 की बात करें तो इसमें ये भाग 7 जो है ये वर्तमान में निरसित हो चुका है, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इसको हटा दिया गया है। अगले की बात करते हैं भाग 9, तो ये पंचायती राज से संबंधित है जिसमें आर्टिकल 324 जो है ये उल्लेख किया गया है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि भाग जब पूछे जाएंगे तो ये रोमन अंक दिए जाए, मोस्टली रोमन अंक दिए जाते हैं, तो भाग रट लेना। प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है जो कि छोड़ने वाला है नहीं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, एक बार मेरा भी चूँकि गलत हो चुका है ये रोमन अंकों के चक्कर में, तो मैंने तो इनको रट लिया है। खैर ये मैं नहीं भूलती हैं, पर कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो एक बार देख लेना आप लोग भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डीपीएसपी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो डीपीएसपी को 3 भागों में, हालांकि संविधान के रूप से नहीं विभाजित किया गया है, इसको अपनी सुविधा के अनुसार जो है विशेषज्ञों ने बांट दिया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। फिर बात करते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा 20, मतलब सारा मिला के तो लोकसभा में जो है इनका कितना 20 ही सीटें हो सकती हैं, जो कि मिला लें जम्मू कश्मीर में 1 से 5 सीटें हैं, लद्दाख में 1, न्यू दिल्ली की 7 सीटें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, इनकी भी 1-1 सीट है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 4, 1, 5, 5, 10, 2, 12, 13 और 7, 20 सीट हो जाएंगी टोटल। फिर बात करते हैं बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 101(4) के अनुसार 60 दिन अगर कोई सांसद या विधानसभा में विधान सदस्य नहीं जा पा रहा है लगातार, तो उसको निश्चित कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर सदन बंद है इन 60 दिनों में तो वो दिन नहीं जोड़े जाएंगे, परंतु 4 या अधिक दिन संसद सत्र में, हाँ यहाँ पे लिखा भी है कि अगर स्थगित रहता है सत्र तो उन दिनों को उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, उन 60 दिनों में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार क्या है। राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार है जो कोई अन्य या लोकसभा नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन या हटाना ये हो सकता है, जो कि विशेष बहुमत से होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो विधान परिषद हो गए, विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है कानून बना के, लेकिन उसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक उच्च सदन होता है। संसद विधि बनाकर उत्साधन सृजन आर्टिकल 169 के तहत कर सकती है। विधानसभा विशेष बहुमत से संसद के पास भेज करके संसद साधारण बहुमत से इसको निरसित या उत्साहित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। हाँ कर सकती है, सदस्यों के साधारण बहुमत से। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ये लिखा है नोट से, कोई इंपॉर्टेंस खास है नहीं, देख लेते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सरकारी आयोग से संबंधित है। सरकारी आयोग से संबंधित है, ये केंद्र राज्य से संबंधित है। बात करते हैं इसकी स्थापना। तो सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था, जो कि केंद्र राज्यों के संबंध की जानकारी लेनी थी। तो इसकी रिपोर्ट 1988 में सबमिट की जाती है। 3 सदस्य होते हैं इसमें, एक तो रणजीत सिंह सरकारिया, बी शिवरामन और SR सेन, ये लोग होते हैं। इसकी सिफारिश पर आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो कि 1990 में प्रधानमंत्री जो थे वो नरसिम्हा राव थे, उनकी अध्यक्षता में उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। चूँकि अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो समलैंगिकता संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो था वो किससे संबंधित था। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित था, जो कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वे थे चीफ जस्टिस ऑफ वाई.वी. चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, धनंजय चंद्रचूड़, उनके पिता का नाम था, उनके पिता ही थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़। न्यायालय की बात करें तो पी.एन. भगवती भी थे। अन्य न्यायाधीश जो थे वो पी.एन. भगवती थे। तो बात करते हैं 2018 में कितने 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एवरेज के हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं अगले साल की 2017 की। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का सबसे पहले गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक की बात करें तो 3 मई 1952, और प्रथम सभापति जो थे लोग राज्यसभा के, तो वो श्री राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति, जो कि अभी हमने बात की है, और अध्यक्ष जो होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। अन्य सदस्यों की बात करें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, प्रशासक तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री और गृह मंत्री सहित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो तृतीय अनुसूची में क्या क्या शामिल किया गया है? तृतीय अनुसूची जो है उसमें संघ मंत्री पद की जो है शपथ का प्रावधान है। संघ मंत्री हेतु गोपनीयता की शपथ, राज्य मंत्री हेतु पद एवं गोपनीयता की शपथ तथा विधानमंडल सदस्य हेतु शपथ का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप दिया गया है। हालांकि मैंने अभी बताया भी था कि राष्ट्रपति की शपथ जो है वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत होती है, ना कि अनुसूची 3। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आयोग। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर एक टर्मिनोलॉजी है, हालांकि ये जो नई बात कर लेते हैं, सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनको मान लिया जाता है। और बात करें या निर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है नवनिर्वाचित पर्सन ही, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये तभी तक होता है जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष तय नहीं हो जाता है, उसका चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये होता है केवल। इसकी बात करें कि इसको नियुक्त कौन करता है, तो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो राज्यपाल के संबंध में कुछ प्रावधान की बात की गई है। तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति ही करता है। ये यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट है। राज्यपाल के पास कार्यकारी, न्यायिक एवं विधायी तथा वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, 4 प्रकार की। अब बात करते हैं विवेकाधीन शक्तियाँ भी होती हैं इसके पास। राज्यपाल जो है विधानमंडल का हिस्सा होता है, बिल्कुल जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यपाल भी होता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत भी करता है राज्यपाल, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प पर संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया कानून राष्ट्रहित में 1 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी कानून इस प्रकार अगर बनाया जाता है आर्टिकल 249 के तहत, तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 1 ईयर होगी। इसके बाद फिर से उसको संसद में पारित करके टाइम काल बढ़वाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर की, तो कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है? मतलब जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनका विशेषता क्या है? तो सांविधिक निकाय है, ये एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। बात करते हैं इनका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से हुआ है। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। इसमें नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये मध्य में। गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की अध्यक्षता में। राष्ट्रपति जो है गृह मंत्री की अध्यक्षता में इनका गठन करता है। परिषद किसके अधीन होती है? सीएम के अधीन। परिषद का मुख्य अध्यक्ष सीएम होता है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत असम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश, मिजोरम, इतने जो इनको शामिल किया गया है। इसमें सिक्किम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वोत्तर जो परिषद है उसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। बाकी सारे राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? असम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम, और बस ये 7 राज्य होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जाहिर सी बात हो तो है ये। भारत का अपना एक लिखित एक संविधान है, बिल्कुल सही बात है, व्याख्या भी करता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार एवं व्यक्तिगत विशेषाधिकार।
तो जो संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार होता है उसका बात करते हैं तो आर्टिकल 105(2) में किया गया है। कौन कौन से अधिकार इनके पास? अपनी कार्यवाही चलाने का अधिकार है, बाहरी व्यक्ति को सदन से बाहर करने का और गुप्त बैठक करने का अधिकार है। फिर विशेषाधिकार हनन हेतु सदस्यों एवं व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार भी दिया गया है। बहस और कार्यवाही को प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार भी दिया गया है इनको। अगर व्यक्तिगत अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 105 के 1 के तहत गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होती है, उपस्थित हो सकता है और नहीं भी। सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति तथा अभिव्यक्ति विभाग की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब ये होता है कि संसद में आप खुल के कुछ भी बोल सकते हैं, इसके लिए न्यायालय में जो है ठहरा नहीं जा सकता कि आप क्या बोल रहे थे और कौन सी बात कर रही थी, और इसके बारे में वहाँ पर पूछा नहीं जा सकता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त की गई है, तो ये बात की गई यूएसए से अर्थात कनाडा से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम अर्थात कनाडा से प्राप्त की गई है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो 1/10 भाग। यहाँ पे लिखा भी 10वां भाग, जो कि आर्टिकल 103 के अंतर्गत बताया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कुछ संविधान संशोधन किए गए हैं। तो 38वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से क्या किया गया था, और न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन किया गया था। अगले क्वेश्चन 44वां संशोधन 1978 की बात करें तो इसमें संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट जो है से हटा दिया गया था और आर्टिकल 300 का में पहुंचा दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1988 की बात करें तो मताधिकार आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन सी दोनों समानताएं हैं, तो दोनों के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, असहमत कर सकते हैं, या कुछ भी ना करके अपनी जेब में रख लेंगे, मतलब पॉकेट में रख लेना और भूल जाना कि कोई विधेयक भी आपके पास विचार के लिए आया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, चुनाव की घोषणा होते ही राज्य दलों को आदर्श आचार संहिता जो है इसका पालन करना होता है। हालांकि इसका संविधान में कोई भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसको निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किया जाता है। तो आचार संहिता को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 16वें क्वेश्चन की। इसमें राज्यसभा में सदस्य संख्या जो सीटों की है और राज्यों, तो गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12, केरला की बात करें तो 10, उड़ीसा की हो जाएगी 10, केरला की 9, उड़ीसा की 10 और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे शायद 10 ही है, राजस्थान में भी 10 ही है शायद, और यूपी में सबसे ज़्यादा है जो कि 31 हैं। यूपी के बाद कर्नाटक या महाराष्ट्र होगा शायद। इस प्रकार यहाँ भी 2017 में भी इतने क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 2016 की, तो 2016 में बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत जो है पारित प्रस्ताव कितनी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, तो एक साल के लिए केवल। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से राष्ट्रपति में संसद द्वारा राज्य सूची पर जो है अब बनाए जा सकते हैं इस प्रकार के कानून। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरकारी या आयोग से संबंधित है, किस चीज़ से, तो यह अभी रिपीट हुआ है, केंद्र राज्य से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, जाहिर सी बात है। आर्टिकल 243 आई से 243 के या जहाँ तक बताया गया है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, टोटल मिला के 5 लोग होते हैं राज्य वित्त आयोग में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कुछ आर्टिकल दिए गए तथा उसके प्रावधानों को मेल करने की बात की गई थी। तो आर्टिकल 249 कहता है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर विधि निर्माण करना। आर्टिकल 250 के आधार पर उल्लेख किया गया है आपातकाल में राज्य सूची की विधि पर निर्माण करना। आर्टिकल 252 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमत पर विधि का निर्माण करना, उनके दोनों कल्याण के हिसाब से अच्छी। आर्टिकल 253 की बात करें तो अंतर्राज्यीय संधियों को प्रभावी करने हेतु राज्य सूची पर विधि का निर्माण करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आर्टिकल 320 क्या कहता है, लोक सेवा आयोगों के कृत्य से संबंधित है। आर्टिकल 322 जो है लोक सेवाओं के आयोगों के व्यय से संबंधित है। और आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग तथा 326 की बात करें तो ये वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो संविधान का आधारभूत ढांचा जो कि केशवानंद भारती मामला 1973 में सामने आया था सबसे पहली बार, पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध बनाने हेतु अधिकृत है आर्टिकल 243 गा
राज्य का विधानमंडल द्वारा, राज्य के विधानमंडल या विधानसभा द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भागों से संबंधित है। तो मूल अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से 35 से संबंधित है, ये भाग 3 से संबंधित है। भाग 4A की बात करें तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 51 का। और भाग 6 राज्यों से संबंधित है, राज्यों का उल्लेख किया गया है। भाग जो कि 9 है, ये पंचायती राज से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ भी पंचायती राज, यहाँ भी पंचायती राज, काफ़ी क्वेश्चन पंचायती राज से प्रत्येक वर्ष से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अब पंचायती राज से बात करें तो पंचायती राज अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण हेतु। प्रारंभ 2 अक्टूबर 1964 को नागौर राजस्थान में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के काल में 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को इससे संबंधित करके जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इनकी सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं 1 साल में पंचायती राज से। शायद आगे 1-2 क्वेश्चन और भी मिल जाए। ये देखो यहाँ पे एक है। तो कथन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख भी किया गया है। दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किस राज्य में जो लागू है, कहाँ कहाँ लागू है, तो उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, अर्थात जहाँ अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, असम, हरियाणा और यूपी हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से 3 को चुनना था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिकल 243 ZJ के तहत सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, इससे संख्या अधिक नहीं हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए, और न ही यह आर्टिकल 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन माना जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आर्टिकल 368 के तहत बशर्ते आधारभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए और मूल अधिकारों से कोई भी छेड़छाड़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी को नुकसान पहुँचाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आर्टिकल 51 कहता है कि आर्टिकल 51 में मतलब विदेशी नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान से। आर्टिकल 312 की बात करें तो ये जो है अखिल भारतीय राज्यसभा की विशेष पावर है, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। विशेष बहुमत के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 380 जो कि वर्तमान में भाग 7 है, और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से आर्टिकल 380 निश्चित कर दिया गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन 17 की। तो जो है आर्टिकल 148 किस चीज़ से संबंधित है, CAG से संबंधित है। इसको महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, जैसे UPSC हो गया, राज्यों के लिए स्टेट PCS के ट्रिब्यूनल्स हो गए। आर्टिकल 315 की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसको UPSC कहते हैं, उससे संबंधित है। हालांकि काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इनको रिकॉल करना और बनाए गए 60 नोट्स को बार बार में रिवाइज करना ही एकमात्र उपचार हो सकता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो भारत का महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 के तहत, और राज्य का राज्यपाल, ये दोनों प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं राष्ट्रपति के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को हटाया जाता है, या CAG भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की रीति के समान ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360 तथा अखिल भारतीय सेवाएं जो कि 312 आर्टिकल से संबंधित है। बार बार रिपीट हो रहे हैं वही सेम आर्टिकल, यहाँ भी 280 पूछा गया था, यहाँ भी 280। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कार्रवाई कितने दिनों तक की जाए, 14 दिनों तक। अगर लोकसभा द्वारा पेश किए गए धन विधेयक पर राज्यसभा ने 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करा तो उसको जनरली लोकसभा से पारित मान लिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा की शक्तियां धन विधेयक के मामले में बिल्कुल कम होती हैं। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है,
और आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। प्रक्रिया का उल्लेख जो है 109 में है और धन विधेयक का उल्लेख 110 में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किसी जाति जनजाति को SC/ST घोषित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ये तो जाहिर सी बात है। बात करते हैं आयोगों की, तो अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 342, अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 342 हो जाएगा, अनुसूचित जाति 341, OBC के लिए आर्टिकल 340 बनाया गया है। तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंस है। तो अब लास्ट ईयर बचा है सीरीज इस सब्जेक्ट का, जो कि 2015 है। तो बात कर लेते हैं इस पर भी जल्दी से। तो 2015 में जो पहला क्वेश्चन था, इसमें कहा गया था नमित शर्मा बनाम भारत संघ मामला जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से संबंधित है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला जो है ये किस चीज़ से संबंधित मामला है? तो ये जो है सजा प्राप्त प्रतिनिधियों की अयोग्यता निर्धारण, जो कि अभी हाल ही में राहुल गांधी पे केस चला था, जिसको पता ही है कि इसमें तुरंत ही 2 साल की सजा सुनाई दी गई और उनको संसद से भी बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इसमें जो कहा गया है कि 2 साल से अगर कोई संसद पर सजा जेल में रहता है, सजा का केस होता है, तो उसको ये 2 साल तो होती ही, इसके साथ में 6 साल अन्य चुनाव लड़ने के लिए जो है अयोग्य कर दिया जाता है। फिर विशाखा बनाम भारत संघ मामला जो कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देश की रक्षा करना एवं सहयोग करना ये तो है, सामाजिक संस्कृति तथा महत्व समझना एवं परिरक्षण करना ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी है। पर ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये आर्टिकल 40 में DPSP है और ये नागरिकों का कर्तव्य हो भी नहीं सकता, ये कार्य तो राज्य का है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कथन दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो है ये क्वेश्चन सही है, पर हाँ इसके पहले काफ़ी टाइम पहले संविधान संशोधन से पहले जो है और केवल चीफ जस्टिस को ही अधिकार था, इनको नहीं। फिर बात करते हैं कारण क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष होगा। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में तो ये सही है, 3 वर्ष और 70 वर्ष, ये पहले 5-70 था, अब 3 वर्ष हो गया है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2003-2019 के अनुसार इसको चेंज कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। तो यहाँ पे कथन तो दोनों सही हैं, पर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, इसका इससे कोई खास संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है कुछ आर्टिकल दिए गए हैं उनका मिलान करना है। तो आर्टिकल 19 कहता है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का, और अनुच्छेद 100 में संबंध किस चीज़ का है? अध्यक्ष सभापति का जो निर्णायक मत होता है उससे। निर्णायक मतलब सभी सदस्य अपनी मत दे देते हैं। इसमें अध्यक्ष जिस तरफ पासिंग वोट होता है, मतलब जिसको देंगे उसी तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 102, इसमें सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण से संबंधित उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 103 की बात करें तो सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित प्रश्नों का जो है विनिश्चय किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अतिरिक्त विषयों अथवा अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाएगा? तो संसद द्वारा बनाया जाएगा। कनाडा से लिया गया है ये प्रावधान। हालांकि राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सूची बनाएगी, केंद्र सूची पर केंद्र संसद, और समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्य दोनों बना सकते हैं। परंतु यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर केंद्र बना रहा है तो यहाँ पर राज्य सूची के ऊपर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी। हालांकि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्यों में समवर्ती सूची से संबंधित कानूनों को राज्यों में लागू तो राज्य सरकार ही करवाती है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कौन करेगा? आर्टिकल 70 में दिया गया। सबसे पहले करेंगे जो है भूमिका का निर्वहन कौन करेगा उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर भी? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करेंगे, और अगर वो भी नहीं होंगे तो उनके बाद जो वरीयता क्रम में दूसरे लोग होंगे वो करेंगे, और फिर उसके बाद यही क्रम चलता रहेगा। फिर अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे 2015 में जो है पॉलिटी से केवल 7 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि पिछले वर्षों की बात करें तो एवरेज क्वेश्चन जो है पॉलिटी से कितने आ रहे हैं? तो 20 से 22 आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है और अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो इसमें कम एफर्ट के साथ अच्छे नंबर ज़्यादा लाए जा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ PYQs की सब्जेक्ट वाइज़, ये भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उम्मीद अगर अच्छी लगे तो दूसरों लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में।